चलें, कल जनरल एंट्रीज को तो आपने याद करना है और वैल्यूज आपको सवाल से मिलेगी। जैसे सवाल में लिखा हुआ है मीडियम सेविंग सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 30%। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, कॉस्ट प्लस 30%। ठीक है, इससे आपको सेल से कॉस्ट या कॉस्ट से सेल फाइंड हो जाएगी, सेल से कॉस्ट और कॉस्ट से सेल। इसके लिए आपको पता है नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं। आप लोगों को जो भी मेथड आपको आता है उसके ऊपर आप लोग यानी एक्सपर्ट हो तो वही अप्लाई किया करें। नहीं तो वो जो सीपीएस वाला तरीका है उसका मैं आपको लेक्चर अभी तक शेयर नहीं किया, वो मैं शेयर कर दूंगा और वो है सही उन्हीं लेक्चर्स में, पुराने लेक्चर्स में, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, तो वो एक दफा सुन लेना तो उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम सीपीएस अपना बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, कॉस्ट प्लस 30% है ना, तो कॉस्ट प्लस 30 इज इक्वल टू 130। ये हम अपना पहले ही बना लेते हैं, जब भी सीपीएस गिवन होगा सवाल के अंदर ये हम पहले ही बना लेंगे। अब लिखा हुआ है सबसे पहले द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पर्टेन टू द अगस्त 2017, 4 अगस्त की एंट्री है। परचेज गुड्स ऑन कैश, हमने चीजें खरीदी, कैश पे खरीदी, तो अगर यहां पर हम एक परपेचुअल लिख लेते हैं, पहले पीरियोडिक लिख लेते हैं और यहां पर लिख लेते हैं परपेचुअल। जब चीजें खरीदी हैं तो ये तो एंट्री पास करेगा परचेजेस टू कैश और ये एंट्री पास करेगा इन्वेंट्री टू कैश या स्टॉक टू, और जो अमाउंट बताई हुई है उसी अमाउंट के साथ, क्योंकि परचेजेस में अमाउंट में कोई मसला नहीं होता। 568,000 और सेम अमाउंट से ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक होगी बात। दूसरी एंट्री है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब चीजें बेची हैं तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू गिवन है ये सेल वैल्यू है या उसकी कॉस्ट है? जब बेची है तो बेचने की वैल्यू गिवन है, तो उसने कहा है 2418 की बेची है। पीरियोडिक में तो एक सिंगल एंट्री होती है सेल की, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, अमाउंट कितनी है 2418। लेकिन सेल की एंट्री परपेचुअल के अंदर 2 एंट्रीज होती है, एक तो उसकी सेल की एंट्री होती है, दूसरा उसकी कॉस्ट की भी एंट्री होती है। तो उसकी सेल की एंट्री सेम होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स 2418,000 और साथ इसकी कॉस्ट गिवन भी हो सकती है और फाइंड भी करनी पड़ सकती है। अभी जो हमने सीपीएस बनाया है 2418,000 ये हमारी सेल वैल्यू है, तो इसको सेल पे डिवाइड कर दो। ये है ना आपका सीपीएस, जो वैल्यू गिवन है उस पे डिवाइड कर दो, सेल गिवन है सेल पे डिवाइड कर दो, कॉस्ट गिवन है कॉस्ट पे डिवाइड कर दो, तो ये तो सेल वैल्यू है। तो इसमें सेल वैल्यू क्या है परसेंटेज में 130 मल्टीप्लाइड बाय आपको क्या चाहिए कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आ जाएगी और इसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री डेबिट। कितनी अमाउंट से 1860, ये 2 एंट्री सेल की पास होगी। परपेचुअल में 2 एंट्रीज होती है सेल की और पीरियोडिक में एक ही एंट्री होती है। यहां तक ओके। तीसरी एंट्री रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, परचेज रिटर्न। सप्लायर को जब चीजें वापस की जाती हैं तो परचेज रिटर्न, और अगर कस्टमर हमें वापस करे तो सेल। तो ये तो परचेज रिटर्न किया है और परचेज रिटर्न की तो एंट्री सिंगल होती है। तो सप्लायर ने चीजें वापस की, तो अब देखें यहां पर हमें ये नहीं पता, अभी ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ कि कैश वाली हैं या, तो आप चाहे तो दोनों लिख दो, या अभी तो हमने चीजें खरीदी कैश में तो आप कैश भी लिख सकते हो, या सिंपल अकाउंट पेएबल, या जब क्लियर ना हो ना तो दोनों में से कोई मर्जी लिख लो। टू परचेज रिटर्न अमाउंट कितनी है 87, और अगर परपेचुअल की बात करें तो अकाउंट पेएबल या कैश डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट।
87,000। क्लियर होगी बात? इसके बाद नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स ऑन, तो परचेज की एंट्री पास करेंगे परचेजेस टू अकाउंट पेपर, और यहां पर इन्वेंट्री टू अकाउंट पेपर। क्लियर होगी बात? आगे अमाउंट जो गिवन है वही लिख देंगे। कैरेज इन, कैरेज इन यहां पर आएगा कैरेज इन डेबिट, कैश क्रेडिट, आगे अमाउंट लिख देना। और यहां पर इन्वेंट्री टू कैश आता है, इन्वेंट्री टू, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी एंट्रीज, कि इसकी ये एंट्री बनती है, परपेचुअल में ये होती है, पीरियोडिक में ये होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स या इसमें जो उधर इन्वेंट्री जी ये मैनेज के हाँ सेल्स में आता है, इस वजह से इधर हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट, कस्टमर रिटर्न गुड्स विच हैड बीन इनवॉइस्ड। याद रखिए जो कस्टमर की इनवॉइस्ड वैल्यू होती है ना, वो सेल वैल्यू होती है। वो कहता है कि जिस इनवॉइस हमने जो कस्टमर को दी थी ना, उसने चीजें वापस कर दी 58,500 की। अब पीरियोडिक में तो एक एंट्री होती है सेल रिटर्न की, परपेचुअल में 2 होती हैं। तो क्या होगी सेल रिटर्न की एंट्री? सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 58,500। परपेचुअल में 2 एंट्रीज होती हैं इसकी, सेल रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट एक एंट्री, और फिर इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन अमाउंट चेंज, इसमें 58,500 आएगा, लेकिन यहां पर उसकी कॉस्ट आएगी। कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? वही तरीका, 58,500 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? 45,000। क्लियर होगी बात? से रिटर्न भी हो गया। लो जी, आप लोगों की पसंदीदा एंट्री जिसमें आप कह सकते हो कि आपको मसला आ सकता है जी, देखिएगा, कहता है कैश सेल्स 120,000, नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट 10,000। कहता है आपने जो कैश सेल्स की है ना, वो कितने की है? 1,20,000 की, और असल वो चीज कितने की थी? 1,30,000 की। यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर तो एक ही एंट्री होती है। कैश सेल्स है ना या क्रेडिट सेल्स है? कैश सेल्स, कैश टू सेल्स कितनी अमाउंट? 120,000। और क्रेडिट सेल्स, सॉरी परपेचुअल में ये एंट्री क्या पास उसकी? पहली कैश टू सेल्स 120,000। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक सीपीएस जो आप लोग अप्लाई करते हो ना, ये C प्लस P इज इक्वल टू S, 100 प्लस 30 इज इक्वल टू, राइट। ये जो आपने सेल की वैल्यू लिखी है 1,20,000, ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये तो डिस्काउंटेड सेल है। इसके अंदर आपने 10,000 का डिस्काउंट दिया हुआ है, नॉर्मल आप इसको 1,30,000 का बेचते हो। देखिए सवाल देखिए, वो कहता है आपने स्पेशल डिस्काउंट दिया 10,000 और 1,20,000 का मतलब है अगर डिस्काउंट ना देते तो वो चीज कितने की होती? 1,30,000 की बेचते। अगर आप जो आपको सीपीएस गिवन है वो डिस्काउंट का नहीं गिवन, वो किसका गिवन है? नॉर्मल सेल का। तो अगर आपके पास नॉर्मल सेल हो ना, तो उसके ऊपर आप 130 और वो सारा काम करो। अगर डिस्काउंटेड सेल हो ना, तो कहते हैं या तो अपना सीपीएस डिस्काउंटेड बनाओ या अपनी सेल्स को नॉर्मल कर दो। क्या करना है? जब भी आपका सीपीएस और सेल्स आपस में चेंज हो, मतलब सेल्स आपकी डिस्काउंटेड हो और सीपीएस आपके पास नॉर्मल हो, या तो ऐसा करो सीपीएस चेंज करो, और अगर आपने सीपीएस नहीं चेंज करना तो सेल्स को नॉर्मल बना लो, तब फार्मूला लगाओ। अब आपके पास नॉर्मल सेल्स क्या थी? 1,20 थी या 1,30 थी? नॉर्मल सेल्स 1,30, इसके ऊपर सीपीएस लगेगा, क्योंकि ये जो सीपीएस गिवन है ना, वो किसका है?
नॉर्मल सेल्स का है। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि सेल चेंज होती है डिस्काउंट देने से, कॉस्ट चेंज नहीं होती, कॉस्ट वही रहती है। तो आपने क्या करना है, 130 को 130 पे डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1 लाख। मतलब ये जो 1 लाख की चीजें है ना, नॉर्मली आप 1.30 की बेचते हो, लेकिन उसको कितने की बेची, 1.20 को। तो एंट्री क्या पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कितनी अमाउंट से, 1 लाख से। ये बात समझ लगी कि जब भी डिस्काउंट गिवन होगा, जब भी डिस्काउंट गिवन होगा, ये काम आपने जरूर करना। क्लियर होगी बात। चलें जी नेक्स्ट, लास्ट एंट्री पे, ये समझ लगी जी। वो जो चीज बेची है ना, वो खरीदी 1 लाख की थी, उसकी कॉस्ट आई है, हाँ बेची 1.20 की है, लेकिन उसको खरीदा कितने का था, 1 लाख का। नॉर्मल उसको बेचती तो वो कितने की बिकती, 1.30 की। लेकिन क्योंकि ये जो सीपीएस बना हुआ है, ये नॉर्मल सेल्स का है, इसलिए आपको सेल्स को पहले बराबर करना पड़ेगा। अगर आप बराबर नहीं करोगे तो आप 1.20 पर अगर अप्लाई करोगे तो आपका आंसर ही गलत आएगा, ठीक है ना। तो जब कभी डिस्काउंटेड सेल्स गिवन हो ना, तो पहले उसके अंदर डिस्काउंटेड ऐड बैक करो, फिर उसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करो। ये एक और तरीका होता है, वो इसमें मैं अभी नहीं बता रहा, वो होता है कि सीपीएस को ही डिस्काउंटेड बना लो, तो तब भी हो जाता है। ये सवाल है, मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। तो ये एक सवाल है, FR1 में होता था पहले, IS2 ये आता ना FR1 का हिस्सा होता था, तो ये तो अब आया है वापस PRC के अंदर। तो वो उसमें बड़े अच्छे सवाल है। ये जो मैंने कुछ लेक्चर शेयर किए थे ना, वो जो आपको लेक्चर शेयर किए थे पीरियोडिक और परपेचुअल वाले, वो FR1 के थे। तो अगर वो लिस्ट पूरी उसकी 70 लेक्चर्स के, वो अभी नहीं लेने, वो बाद में अगर आपके पास कभी टाइम मिले तो वो ले लेना, वो बहुत मुश्किल सवाल उसमें हल किए हुए। चलें जी, अब आ जाओ लास्ट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस 26, लिस्ट प्राइस सेल प्राइस को कहते हैं या कॉस्ट को कहते हैं, हैव एक्सपायर्ड एंड हैड टू बी स्क्रैप्ड, एक्सपायर होगी, दिस इज कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। याद रखिए, उसने आखिर में एक ना लाइन लिखी थी, कहते हैं सारी एंट्रीज कॉस्ट पे पास करना, सिवाय 3 एंट्रीज के, सारी एंट्रीज कॉस्ट पे पास करना। कौन कौन सी 3 चीजों को कहा था उसने, एक सेल रिटर्न, और दूसरा जब एनआरवी लॉस आता है। इसके अलावा हर एंट्री कॉस्ट पे पास होती है। तो ये तो सेल प्राइस है, और वैसे भी जो नुकसान हुआ है ना हमारा, वो हमारी गुड्स का नुकसान हुआ है, ये नहीं कि जो हमने कमाना था उसको भी साथ ही नहीं शामिल करना था। तो इसमें क्या किया हमने कि 26,000 को डिवाइड करेंगे 130 पे, और 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी पहले कॉस्ट फाइंड करेंगे। कितनी बनती है कॉस्ट, 20,000। अब अपनी एंट्री पास करोगे यहां पर, abnormal loss to purchases, और यहां पर एंट्री पास करोगे abnormal loss to inventory। अमाउंट कितनी आएगी, 20। लो जी, ये एंट्रीज होगी हमारी सारी। अब मुझे बताओ कोई इसमें मसला है तो हम डिस्कस करें जी। ये जो पिछले 2 लेक्चर है वो मैं शेयर कर दूंगा, और ये भी साथ, एक अब जम्बो तो आ गया जी। तो वो क्योंकि जो कैरेज आउटवर्ड है ना, वो तो हमारी सेल्स को होता है ना, तो इन्वेंटरी में ऐड नहीं होता, वो सिंपल कैरेज आउट टू कैश। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। हाँ जी, इसके अलावा कोई है तो, वरना फिर हम नेक्स्ट आज के जो 2-3 मेन कॉन्सेप्ट रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। एक इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, एक ये देखना है हमने, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बुक में तो 1-2 लाइनों का लिखा हुआ है। और दूसरा हमने पढ़ना है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, उसको भी इसी
कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। हाँ जी, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। देखिए अगर कीमतें बढ़ रही हैं, पहले तो मैं आपको ना रिलेशन बताता हूँ, वो खुद आप लोग देखना कोशिश करना कि आपको समझ लग जाए, नहीं तो फिर डिस्कस कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ रिलेशन, फिर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट ऑफ सेल के साथ रिलेशन, ये हमने देखना। अब पहले मुझे ये बताएं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आए किसी भी वजह से, तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी। भला क्यों? क्योंकि माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल में से। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी तो ज्यादा माइनस होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर कम आएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किसी तरह से कम आ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगी। इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक का और कॉस्ट ऑफ सेल का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। और ये बात समझ लगी, एग्जांपल लिखने की जरूरत है? मतलब क्लोजिंग स्टॉक में माइनस होना होता है ना, और जब ज्यादा अमाउंट माइनस होगी तो आंसर कम हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स वही कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से एक्सपेंस कम हो रहा है। अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वो कैसे? कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा आएगा तो आपने याद रखना है प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। अब बंदा सोचता है कि ये कैसे हो गया, ये आप कॉस्ट ऑफ सेल के रिलेशन को देखकर बताओ। लोग ये रिलेशन की तो बात ही नहीं करते, वो बात ही इस रिलेशन की करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है और कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है। इसके बरक्स अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाए तो प्रॉफिट कम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम आती है, प्रॉफिट ज्यादा आता है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाए किसी भी वजह से तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है और प्रॉफिट। तो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का हो गया डायरेक्ट रिलेशन, और क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का हो गया इनवर्स रिलेशन। ये बात समझ लगी? अब आगे चलें। अब ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक का पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के साथ, ताकि वो समझ वहां से लगती है ना। पेपर में कॉस्ट ऑफ सेल का नहीं आता, पेपर में प्रॉफिट के साथ आए, वो फिर हम बना लेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आएगी। वजह? क्योंकि फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, वो ज्यादा वैल्यू प्लस होगी। तो और अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा गया किसी वजह से तो कॉस्ट ऑफ सेल भी, तो फिर इसका प्रॉफिट के साथ रिलेशन क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा। लगाने को तो रटा भी लगा सकते हैं, जो कि आपने करना भी यही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लॉजिक कॉस्ट ऑफ सेल के साथ समझ लें कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में उसने प्लस होना है या माइनस होना, बस। अब यहां तक क्लियर है? मैं एक सवाल लिखूं फिर देखते हैं। मैं कहता हूं हुआ ये कि FIFO मेथड एक भाई साहब ने अप्लाई किया हुआ था, उसने ना वेटेड एवरेज की तरफ जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपको समझ भी लगता है या नहीं। 2020 की बात है, 2020 का क्लोजिंग स्टॉक था, FIFO के जरिए उसने निकाला तो 500 निकला, वेटेड एवरेज के जरिए निकाला तो 600 आ गया। फिर 2021 की बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर था 800, यहां पर हो गया 750। 2022 की बात कर लेते हैं। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक था 1000,
और यहां पर हो गया 1200। हुआ ये, पहले कहानी समझे। आपने पहले अपने सारे अकाउंट्स FIFO मेथड से बना लिए और प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया। फिर किसी ने कहा कि जी वेटेड एवरेज के साथ बनाएं। तो जब आपने वेटेड एवरेज के साथ काम किया, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आपको तो पहले से पता है कि आप सिर्फ इनकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता है। FIFO और वेटेड एवरेज का मेथड चेंज करने से क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता है। बस क्लोजिंग स्टॉक के चेंज होने से कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट चेंज होता है। मेन चेंज किसके अंदर आता है मेथड चेंज करने से? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हो गया चेंज। कहता है कि अगर FIFO के जरिए करते ना तो 500 क्लोजिंग स्टॉक आता है, और अगर वेटेड एवरेज से करती तो 600 आता है। इसका मतलब है आपके प्रॉफिट पर भी 100 रुपए का फर्क आएगा, क्योंकि फर्क होता ही क्लोजिंग स्टॉक वाला है। तो मुझे ये बताएं, आपने 2020 में फाइंड किया 500 का क्लोजिंग स्टॉक FIFO में और वेटेड एवरेज में 600 का। अब वेटेड एवरेज से करके पूरा स्टेटमेंट नहीं बनाई, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया, वो निकला 600। तो बताओ आपने अपना प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट को चेंज होगा या नहीं? वेटेड एवरेज में कितना चेंज होगा? 100 रुपए से। कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। बोला क्यों? क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। जिसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा, जिसका क्लोजिंग स्टॉक कम उसका प्रॉफिट भी कम। कितना ज्यादा कितना कम? जितना उनका डिफरेंस है। जितना कम या जितना ज्यादा जितना उनका प्रॉफिट का डिफरेंस है। लो मेरे भाई, यहां पर मैं लिखने लगा हूं कि 2020 का प्रॉफिट है, आपने अगर वेटेड एवरेज में जाना है ना तो 100 रुपए से बढ़ा दो। FIFO से वेटेड एवरेज में जाना है तो उसका 100 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो उसका 100 रुपए से प्रॉफिट भी ज्यादा कर दो। ये बात समझ लगी? तो मुझे बताओ 2021 में 2021 में बताओ जी प्रॉफिट कितने से? कितने से? 50। नहीं, 50 से ज्यादा होगा। 50 से कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? हम जा रहे हैं वेटेड एवरेज में, FIFO से वेटेड एवरेज में। अब देखें, जब आप FIFO से वेटेड एवरेज में देखा तो क्लोजिंग स्टॉक 750 से कम हुआ। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो प्रॉफिट कम होता है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़े तो, ये बात याद है, ओपनिंग स्टॉक का रिवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स। और तो मेरे भाई इधर आओ जरा, ये 2021 के अंदर ना आपका ओपनिंग स्टॉक 100 से बढ़ रहा है। आपने कहा वो कैसे पता चला? ये जो 2020 का क्लोजिंग होता है ना वो 2021 का ओपनिंग भी होता है। ये पेपर में सबसे बड़ा सवाल हुआ करता था जब ये सवाल आता था पेपर। अभी आपके भी एक सवाल है, तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसको क्लोजिंग को ही कंसीडर करते हैं। पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग भी तो होता है। तो 2021 में 2 स्टॉक के इफेक्ट आएंगे, उसमें ओपनिंग भी है और उसमें क्लोजिंग भी है। 2020 में ऐसा नहीं है, क्योंकि 2020 में 2019 का डाटा नहीं है। अब जब 2021 में जाओगे ना तो पहले पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक को देखो। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक 2021 का क्या हुआ? ये 500 से 600 100 रुपए से बढ़ गया। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 100 से बढ़ गया। ओपनिंग स्टॉक 100 से बढ़ेगा तो प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? कितने से? 100 से कम होगा। फिर आ जाए 2021 का क्लोजिंग स्टॉक, ये है 2021 का क्लोजिंग स्टॉक, 50 से कम हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। तो ओवरऑल 2021 में 150 से प्रॉफिट हमारा कम होगा। ये सबसे बड़ा शानदार सवाल हुआ करता था जब ये किसी दौर में उस सवाल ऐसे आते थे, मैनुअल सवाल होते थे, एमसीक्यूज नहीं होता। ये बात समझ लगी कि हमें जाहिरी नजर आता है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन हर पिछला क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी होता है।
तो इसलिए पिछले साल अगर आपसे 2021 में के बारे में इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पूछ लिया जाए ना तो वो 150 आएगा। अब आगे चलते हैं, 2022 में आ गए हम। अब 2022 में पहले ओपनिंग स्टॉक देखो, बताओ 2022 का ओपनिंग स्टॉक कितना है पता है? ये ओपनिंग स्टॉक है उसका 50 से ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है, 50 से ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग था ना वही अगले साल का ओपनिंग है। और इसका अपना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 200 से बढ़, 50 का ओपनिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट क्या करता है? बढ़ेगा। और 200 से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा। तो ओवरऑल 2022 में 250 से प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ जी मुर्तजा, ये बात समझ लगी है? क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के 50 कम की 50 क्लोजिंग स्टॉक 50 पर आपने लिखा है 50 और आप ये वाला 21 का, ये देखिए ये 2021 का ये क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ जो आपने फाइफो से किया था तो 800 आया था और वेटेड एवरेज से किया तो 750 आया। लेकिन आगे जो ओपनिंग स्टॉक की आपने लिखा है वो भी 50 हाँ, क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वही अगले साल का ओपनिंग होता है, तो जितना डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक में आएगा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है ही वही, तो इसलिए एज इट इज वही आएगा, बस स्टेटस चेंज हो जाएगा। पिछले साल के एंड पे उसको क्या कहते थे? क्लोजिंग स्टॉक, और अगले साल में उसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। इसलिए उस स्टेटस के चेंज होने की वजह से इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट चेंज होता है। ये बात समझ लगी? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से बस ये देखना है कि पेपर में ये आपका सवाल है, और बहुत सारे सवाल शायद अब नए क्वेश्चन बैंक में हो कि वो क्या कहता है कि वो सिंपल ये कह देगा, एक मैं लिख देता हूं, वो कहेगा कि मैंने ना क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट कर दिया। ओवर स्टेट का मतलब है कम करना, ज्यादा ओवर स्टेटेड कर दिया बाय ₹200 से। कहता व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर? 200 से प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, ऐसा ही है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ द नेक्स्ट ईयर? 200 से कम हो गया। और आपको पता है एज अ स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने भी वही सोचना है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट होता है ना अगले साल वो उल्टा होता है। हम तो ऐसे याद रखते थे कि जो पिछले साल प्लस करना है अगले साल माइनस, जो पिछले साल माइनस करना अगले साल प्लस, और ऐसा ही तो कर रहे थे, जो 50 पहले माइनस कर रहे थे अगले प्लस हो जाता। तो ये पेपर में सवाल आपको आया हुआ है कि जनाब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक किसी भी साल का ओवर स्टेट या अंडर स्टेट हो जाए तो उस साल के प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करता है, अगले साल के प्रॉफिट को भी इंपैक्ट करता है। और किसी का ओपनिंग स्टॉक खराब आ जाए वो सिर्फ उसी साल को खराब करता है, क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक तो कोई और बनेगा, वो तो आगे क्लोजिंग स्टॉक जाता ही नहीं है। हाँ जी, ऊपर से नहीं समझ लगी? अच्छा अब आगे चले फिर ऊपर कीजिएगा जी। हाँ जी, अरे नोट करने के साथ साथ ना समझा भी करो, समझने वाली कहानी ज्यादा अच्छी होती है, नोट करना तो बच्चों वाले काम है। या आप ऐसा भी कर लिया करो कि जो बंदा आपको लगता है ना कि आपकी क्लास में अच्छा नोट करता है, जब वो नोट कर लिया करिए उससे कॉपी लेकर ना वो स्क्रीनशॉट लेकर घर जाकर दोबारा नोट कर ले, अगर आप समझ रहे हो तो। हाँ कुछ लोग फुप्पो के घर पहुंच जाते हैं ना, वो नहीं कि चलो नोट में बाद में कर लूंगा, अभी फुप्पो के घर से होके आते हैं। अब अगली कहानी, अब आ जाओ नेक्स्ट। एक और चीज हुआ ये, वैसे एक बात करते हैं, इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस बढ़ जाना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाना। कीमतें बढ़ गई, चीजों की कीमतें बढ़ गई। आपसे किसी ने पूछा कीमतें बढ़ गई बताओ प्रॉफिट ज्यादा आएगा या कम आएगा? प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? आप कहेंगे नहीं मुझे ये बताओ फाइफो मेथड है या वेटेड एवरेज मेथड? क्या पूछोगे? फाइफो है या वेटेड एवरेज है? वो अगर कीमतें बढ़ रही हो ना, फाइफो मेथड में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है और वेटेड एवरेज में उसकी निस्बत कम आता है। ये करके देख लेना सवाल। अगर कीमतें बढ़ रही हो ना, पहले 12 रुपए फिर 15 हो जाए फिर 16 हो जाए फिर 18 हो जाए, अगर कीमतें मार्केट के अंदर बढ़ रही हो ना तो फाइफो के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आंसर ज्यादा है।
और वेटेड एवरेज के जरिए कम। भला क्यों? मैथ वाले बंदे बैठे हो सारे, तो क्यों ऐसा होता है? चलो पहले लिख लो। हो गया? यहां तक हो गया? चले अब देखें क्यों फाइफो मेथड में ज्यादा आता है। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। ये कौन सा स्टॉक होता है? जो बिक गया है, ये जो पड़ा हुआ है? जो पड़ा हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आता है वो बेच गया। कीमतें बढ़ रही है तो स्टॉक पड़ा हुआ है वो ज्यादा कीमत वाला पड़ा होगा या कम कीमत वाला पड़ा होगा? क्योंकि जो कम जो पहले खरीदा वो तो बिक गया। जो पड़ा हुआ है ना, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है, वो ज्यादा कीमत पे पड़ा होगा, ज्यादा प्राइस पे पड़ा होगा। और वेटेड एवरेज में वो ज्यादा प्राइस एवरेज हो जाती है। और एवरेज का मतलब क्या होता है? दरमियान में आ जाना। कम है तो ज्यादा हो जाना, और ज्यादा है तो एवरेज फाइंड करना, तो मिडिल में आ जाती है। तो इसलिए जब कीमत बढ़ रही होती है, ये तो बड़ी कीमत पे आ रहा होता है और ये एवरेज कीमत पे आ रहा होता है। जो एवरेज कीमत है वो थोड़ी कम होती है, वो मिडिल होती है ना। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। और इसमें प्रॉफिट आपका एज कंपेयर टू फाइफो कम आएगा। आपको पता है लोग कहते हैं ये टैक्स कैसे बचाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? मेथड चेंज करते हैं, प्रॉफिट चेंज हो जाता है। प्रॉफिट चेंज हो गया, टैक्स चेंज हो गया। सिर्फ मेथड ही चेंज कर देना तो प्रॉफिट चेंज हो जाता है। अगर आपने टैक्स बचाना है ना, तो कौन सा मेथड? प्राइसेस बढ़ रही है तो वेटेड एवरेज बजाएं। वेटेड एवरेज से प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो हम कहते हैं जी इससे हमारी प्रेजेंटेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये है कि प्रॉफिट को चेंज करना उसे थोड़ी बताएंगे। प्रॉफिट को चेंज टैक्स बचाने के लिए नहीं चेंज कर सकते, वो तो अंदर की बात है। बात तो हम यही कहेंगे ना, प्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन बेहतर हो रही, तो प्रॉफिट कम आता। पहले शुरू से ही वेटेड एवरेज ले ले, शुरू से वेटेड एवरेज ले ले। अब अगर कीमतें ज्यादा आए, वो पूछेगा आपसे बताओ फाइफो में प्रॉफिट ज्यादा आएगा या वेटेड एवरेज में प्रॉफिट ज्यादा आएगा? फाइफो में ज्यादा आएगा और वेटेड एवरेज में। और अगर कीमतें बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल उल्टा उल्टा हो जाएगा। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर कीमतें कम हो रही है, प्राइसेस, अब फाइफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा। भला क्यों? क्योंकि ये पड़ा होगा अनसोल्ड लास्ट वाला, कीमतें कम हो रही हैं तो कम कीमत वाला पड़ा होगा। और वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा। भला क्यों? क्योंकि वो तो कीमत एवरेज होगी। एवरेज का कमाल क्या होता है? कम कीमत को थोड़ा ज्यादा कर देता है और ज्यादा कीमत को थोड़ा, क्योंकि उसने जाना होता है मिडल में। तो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम आएगा, और इसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा। वो इसलिए क्योंकि जब प्राइसेस कम हो रही है ना, कम होती गई, जो लेटेस्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा ना, वो कम कीमत वाला होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो अनसोल्ड होगा वो किस कीमत पर होगा? लेटेस्ट। और लेटेस्ट क्या हो रही है? कम, तो कम कीमत पे मल्टीप्लाई हुआ होगा, और एवरेज में उसने थोड़ा ज्यादा हो जाना है। अब देखिएगा जरा, अगर सिंपल आप देखें, थोड़ा सा मैकेनिकल काम करते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल देखें। मैं कहता हूं कि हुआ ये लिख लिया, लिखने से ज्यादा समझना जरूरी है। हमारे पास ऐसा हुआ कि 200 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है फाइफो के अंदर, और 240 का पड़ा हुआ है वेटेड एवरेज के अंदर। गॉट इट? एक सवाल पूछूं मरियम, बताओ इस साल कीमतें बढ़ी हैं या कम हुई हैं? किसी ने नहीं बोलना, बस एक ही। हमने फाइफो से क्लोजिंग स्टॉक निकाला तो 200,
वेटेड एवरेज से क्लोजिंग स्टॉक है तो 240। तो बताएं कीमतें कम हुई या ज्यादा? कीमतें कम हुई। जब कीमतें कम होती है तो किसका स्टॉक कम आता है? फाइफो में। किसका कम आता है? फाइफो में। तो इसका कम है और इसका ज्यादा है, इसका मतलब कीमतें कम हो रही हैं। और अगर इसी तरह से फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक 600 होता, क्लोजिंग स्टॉक 600 होता और इसका क्लोजिंग स्टॉक 500 होता, तो अब कीमतें बढ़ रही, कीमतें बढ़ रही। ठीक होगी बात? चलो एक और बात देखते हैं ऐसे ही शुगलन। 2016 का ओपनिंग स्टॉक फाइफो में 600 है और वेटेड एवरेज में 500 है। 2016 का ओपनिंग स्टॉक। बताओ 2015 की प्राइसेस कम हुई या ज्यादा? 2016 का ओपनिंग स्टॉक है और बताना है आपने 2015 की प्राइसेस। प्राइसेस 2015 की प्राइसेस आप कह रहे हो कम हुई, आप भी यही कह रहे हो। ये 2016 का ओपनिंग स्टॉक है ना, ये 2015 का क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी, अब ये समझो कि ये 2015 का क्लोजिंग स्टॉक यही है। अब बताओ 2015 की प्राइसेस कम हो रही है ज्यादा हो रही है? अभी आप कह रहे थे कम हो रही है। नहीं उल्टा ना करो ना, पहले ये भी तो सेंस करो पूछा क्या जा रहा है। प्रॉफिट की वजह से ठीक होगी बात। अब एक बात याद रखें, ओपनिंग स्टॉक की प्राइसेस से उस साल की कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो उस साल का प्रॉफिट स्टॉक होता ही नहीं है। यहां पर अगर ये आपसे कोई पूछे ना 2016 की प्राइसेस बताओ, बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना ये 2016 का है ही नहीं, ये तो 2015 का है। तो जिसकी वजह से ये 2016 में आया। प्राइसेस 2016 की फैक्ट करेगी, ओपनिंग स्टॉक तो 2015 का खरीदा हुआ है। 2016 में क्या प्राइसेस हैं वो तो अभी खरीदेंगे, अनसोल्ड बचेगा तो पता चलेगा। तो 2015 की प्राइसेस का पता चल सकता है इसके ओपनिंग स्टॉक से, लेकिन 2016 की इससे नहीं प्राइसेस से पता चल सकता। हाँ जी, बैक टू प्रॉफिट क्लियर? पक्का पक्का? यानी हमने हर तरह से इसको देखा। अब जरा किताब से पढ़ के देखते हैं। इसका पेज क्यों बताएगा, कौन सा पेज था इसका इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट वाला? 246। लो जी, ये जो हमने इतना वावेला मचाया है ना, पता है वो सिर्फ इतना ही है। क्या लिखा हुआ है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मेजरमेंट। कहता है जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप करते हो ना, फाइफो पे करनी है, वेटेड एवरेज कैसे करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट, सारा कुछ ये किसके ऊपर इफेक्ट करता है? प्रॉफिट। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक चेंज होता है, उससे कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होती है, कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होती है तो प्रॉफिट। कहता है कि इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन FIFO मेथड measure इन्वेंट्री एंड thus प्रॉफिट एट हायर वैल्यू। कहता है इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन FIFO की इन्वेंट्री भी ज्यादा, उसका प्रॉफिट भी ज्यादा, एट हायर एज कंपेयर टू। बस ये सारी कहानी, मकसद यही था कि आपका जो प्रॉफिट होता है FIFO में, अगर इन्फ्लेशन हो, कीमतें ज्यादा हो तो उसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, और डिफ्लेशन हो तो FIFO में कम, और वेटेड एवरेज में फिर तो वो आपको कहेगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ऐसे घुमाकर पेश करेगा कि वहां पर मैं दूसरी भी पढ़ना पड़ता है। जी हाँ, तो उसमें हमारे पास उसका इम्पैक्ट क्या होगा? नहीं वो तो आप देखिए ना, जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो मेथड क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है। वो नंबर ऑफ मेथड्स है, कोई एक मेथड नहीं है। ज्वाइंट कॉस्ट आगे जाकर पढ़ोगे, एक प्रोसेस कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्टिंग है, मतलब वहां पर जब वो पूरा कॉस्ट का पेपर इसी के ऊपर है। तो इसलिए अभी इसने इसलिए किया किसके लिए? रिटेलर के लिए, एक जैसी चीजों के लिए। चलें जनाब, उसके बाद है कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक। इससे भी एक सवाल आपको आ सकता है, सिंपल वो लिखेगा कि इसके बारे में ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। पहले इसके बारे में सीख तो ले कि ये होता क्या है। देखिए जी, कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक ना, अगर
सिर्फ अंग्रेजी पढ़नी है ना तो फिर तो बहुत आसान है, 1.5 लाइन 2.5 लाइनें याद कर लेते हैं, लेकिन उसको समझना है ना तो उसमें ये देखे, होता ये है कि एक होता है मैन्युफैक्चरर और एक होता है रिटेलर। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो खुद बनाता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है और चीज तैयार कर देता है। वो रॉ मटेरियल खरीदता है, इसके ऊपर लेबर लगाता है, इसके ऊपर प्लस और खर्चे लगाता है और वो चीज तैयार हो जाती है। उसकी क्या फाइंड हो जाती है? कॉस्ट, मैन्युफैक्चर। एक रिटेलर होता है, रिटेलर तो चीज बनी बनाई खरीदता है। अब उसको तो ये भी नहीं पता कि इस पे मटेरियल कितना लगा होगा, इस पे लेबर कितनी लगी होगी, इसका किस तरह से तैयार हुआ होगा। तो क्या वो भी ये काम कर सकता है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड? नहीं, वो क्या करता है, वो कहता है मैंने इसको सेल करना है 500 का, इसमें से मेरा मार्जिन है 100 रुपया, तो उसकी कॉस्ट कितनी हुई? वो कैसे कॉस्ट फाइंड करता है? अपनी सेल वैल्यू में से अपना मार्जिन निकाल देता है और बाकी कहता है वो उसकी कॉस्ट है। और ये कब किया जाता है? जब सिमिलर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या हो? जब सिमिलर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स हो तो इसे बोलते हैं रिटेलर मेथड या रिटेल मेथड। इसे क्या बोलते हैं? रिटेल मेथड। कैसे ये कॉस्ट फाइंड करता है? अपनी सेल प्राइस में से जितना मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है, वो निकाल देता है, वो सीपीएस अप्लाई कर देता है। ठीक है, तो क्या फाइंड हो जाती है? उसकी कॉस्ट। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है ये कैसे फाइंड करता है? ये जितना मटेरियल लगा प्लस जितना लेबर को पैसे दिए प्लस जितने और खर्चे किए। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम भी आता है, वो क्या? मटेरियल वेस्ट भी तो हो जाता है। मटेरियल कभी ज्यादा वेस्ट होता है, कभी कम वेस्ट होता है। कम या ज्यादा वेस्ट होने से कीमत पे फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। अगर ज्यादा वेस्ट होगा तो वो चीज हमें ज्यादा महंगी पड़ जाएगी, कम वेस्ट होगा तो कम। दूसरा, ये जो लेबर भाई साहब है, इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से क्या मुराद है? थोड़ा सा हमने मोटिवेट किया, कोई अच्छी अच्छी बातें बताई तो इन्होंने ज्यादा अच्छा काम किया और कम घंटों में ज्यादा यूनिट बना लिए। यानी पैसे हमने उतने ही पे किए, पैसे उतने ही पे किए लेकिन यूनिट ज्यादा बन गए, तो कॉस्ट कम हुई, ज्यादा कम। लेकिन अगर वो इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं लेकिन वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, बस काम कर नहीं रहे, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो रही है, तो कॉस्ट और कम हो रही है। तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं ज्यादा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, यूनिट कम हो जाएगी। ये जो ये वाला मेथड है ना, मटेरियल लेबर और यानी अदर एक्सपेंस, ये इसको कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। क्या कहते हैं इसे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड। तो मुझे ये बताओ कि जब इसकी कॉस्टिंग फाइंड करेंगे, मटेरियल लेबर को तो प्लस करना ही करना है, क्या उनकी एफिशिएंसी वैल्यूएट करनी पड़ेगी? और क्या उसको रेगुलर बेस पे करना चाहिए या एक ही दफा करके बस भूल जाएं, हमेशा वो वैसे ही करते रहेंगे काम? नहीं, रेगुलरली उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी कि भाई उसकी एफिशिएंसी कम या ज्यादा तो नहीं हो रही, क्योंकि उसकी वजह से कीमत कम या ज्यादा हो जाए। और रिटेलर में क्या होगा? इसमें तो हमें पता ही नहीं है लेबर कौन है, मटेरियल कितना लगा हुआ है, हम सिर्फ क्या करेंगे? सेल प्राइस में से मार्जिन। इसमें होता क्या है? एक जैसे ढेर सारे यूनिट्स होते हैं जिसमें एक जैसी कॉस्ट लगती है, सारा कुछ एक जैसा ही होता है, तो हम क्या करते हैं? सेल में से उसका मार्जिन। तो ये हो गया रिटेल मेथड। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या हो गया? मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंस ऐड करो और उसकी एफिशिएंसी इवैल्यूएट करो और उसको रेगुलर इवैल्यूएट करते रहो। ठीक है, अब जरा अंग्रेजी पढ़ते हैं तो क्या ये हमारी बात से मुत्तफिक है या नहीं? स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, this method take into account normal level of material supplies labor, फिर उसकी efficiency and capacity utilization। मटेरियल सप्लाई से मतलब होता है वो जो पैकिंग वगैरह कोई और चीजें, लेबर उनकी एफिशिएंसी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आगे देखते, दे आर रेगुलरली रिव्यूड इफ नेसेसरी रिवाइज्ड इन द लाइट ऑफ करंट कंडीशन। अगर आपको लगता है ना कि पहले लेबर अच्छा काम करती थी, अब अच्छा नहीं कर रही,
तो कॉस्ट का अपना सारा रिवाइज कर दो, या पहले कम अच्छा काम कर रही थी अब एक्सपर्ट हो गए ज्यादा अच्छा काम हो रहा है तो रिवाइज करो। पहले आपको लगता था 1 घंटे में 10 यूनिट बनाते थे, अब 1 घंटे में 15 बना रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल मटेरियल, सप्लाईज, लेबर, एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को कंसीडर किया जाता है और इसको रेगुलरली रिव्यू किया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो करंट कंडीशन को देखकर रिवाइज कर दिया जाता है कि भाई इतना पहले लेबर लगती थी, इतना मटेरियल लगता था। रिटेल मेथड में कहता है इट इज ऑफन यूज्ड इन द रिटेल इंडस्ट्री measuring inventory for large number of rapidly changing item with similar margin, सबके ऊपर प्रॉफिट एक जैसा। आप देखिए वो कैसे करता है, कहता है इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। क्या मतलब होता है, ये बड़ा मुश्किल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है टू यूज अदर कॉस्टिंग मेथड, मतलब हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड प्लस करें, वो इम्प्रैक्टिकेबल है। तो फिर इसके लिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यहां से सवाल शुरू होता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमिन्ड बाय रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज। कहता है इन्वेंट्री की सेल वैल्यू में से ग्रॉस मार्जिन रिड्यूस कर दो तो क्या फाइंड हो जाएगी, कॉस्ट। पहले वो कहते हैं ये एक रिटेलर इंडस्ट्री में काम आता है जिसमें सिमिलर मार्जिन वाले नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए जाते हैं। इस पर कोई भी और मेथड अगर अप्लाई करें तो वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल होता है, तो फिर क्या करते हैं, रिड्यूसिंग द मार्जिन फ्रॉम द सेल वैल्यू, कॉस्ट डिटरमाइन होता है। क्लियर, कॉस्ट मेजरमेंट टेक्निक पता चल गई। कॉस्ट मेथड में, स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या करते हैं, मटेरियल, लेबर, सप्लाईज, एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और रिटेल मेथड में क्या करते हैं, सेल वैल्यू में से मार्जिन माइनस कर देते हैं और उसमें सिमिलर मार्जिन होता है, एक जैसे सारे यूनिट होते हैं। गॉट इट, चलो जी। अंग्रेजी का बाकी इसमें ना वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हम जा नहीं रहे, लेकिन ये है कि अब इसको ना आपने समराइज जरूर करना है एक दफा पढ़ के बुक को, कि ऐसी कोई बात तो नहीं है कि जिसको हमने एक्सप्लेन ना किया हो। इसका एक रह गया, वो वैसे तो पढ़ाते हैं उसको नेक्स्ट, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे ना अगले चैप्टर में हम जाएंगे ना तो पता नहीं वापस आए भी सही या ना आए, टाइम तो है ही शॉर्ट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ये प्योरली ये है आपका चैप्टर नंबर 8 प्योरली, लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर लिखा हुआ है तो मैं इसकी पहले बातें बताता हूं और फिर इसको पढ़ाता हूं। है क्या कि आपने एक चीज बनानी है, कोई चीज बनाते हैं तो उसके ऊपर 3 चीजें लगती हैं, एक को बोलते हैं मटेरियल, एक को बोलते हैं लेबर और एक होता है ओवरहेड। ये 3 तरह के खर्चे लगते हैं। इन दोनों को ना बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। ये आगे हमने बड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्या पढ़ा जाता है, बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अभी कह देते हैं। और इन दोनों को क्या बोला जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट। अगर आपसे कोई कन्वर्जन कॉस्ट पूछे ना तो क्या होगा, लेबर और ओवरहेड, क्योंकि मटेरियल को कन्वर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो कन्वर्ट कैसे होगा, लेबर ने कन्वर्ट करना है और जितने और खर्चे लगने हैं प्लस कर देंगे, कन्वर्जन कॉस्ट निकल आएगी। मटेरियल की कॉस्ट उसमें ऐड कर देंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। अब वो कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में कह रहा है कि लेबर और ओवरहेड, ये जो लेबर है ना, लेबर की कॉस्ट, अब हम कन्वर्जन कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं। लेबर ना 2 टाइप की हमारी लगती है, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। ये भी आपने नहीं लिखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अगले चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ना है। डायरेक्ट लेबर वो बंदे होते हैं जो डायरेक्टली इस चीज को बना रहे हैं, जैसे ये एक बोर्ड है या ये एक स्क्रीन है, ये बनानी है आपने, तो जो बंदा बना रहा है इसको, इसमें इन्वॉल्व है डायरेक्टली, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। वो बंदे जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, मतलब एक बंदा है वो नीचे सफाई कर रहा है, एक बंदा है वो बाकी आपको चीजें उठा उठा कर दे रहा है। अब वो डायरेक्टली तो नहीं बना रहा लेकिन वो इन्वॉल्व तो है,
उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। और भी इसकी सारी टाइप्स हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में पढ़ेंगे। और जो कन्वर्जन होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं वेरिएबल। एक होते हैं फिक्स्ड, एक होते हैं वेरिएबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आगे आपका जाने। वेरिएबल ओवरहेड मतलब क्या है, ज्यादा यूनिट बनाओगे ज्यादा ओवरहेड लगेंगे, कम यूनिट बनाओगे कम लगेंगे। ये जो फिक्स्ड है, ये कम बनाओ या ज्यादा बनाओ, इन्होंने फिक्स रहना, इन्होंने चेंज नहीं होना। और अगर इन्होंने चेंज नहीं होना तो हमने इसको कॉस्ट के अंदर ऐड कैसे करना है। मतलब ये तो हो गया ना कि जी एक यूनिट पे 5 रुपए लग रहे हैं, ठीक है जी, वेरिएबल ओवरहेड एक यूनिट पर 5 रुपए है। ये जो है फिक्स्ड ओवरहेड, आप 1 लाख रुपए किराया दे रहे हो, आप चाहे 100 यूनिट बनाओगे तब भी 1 लाख है, 150 यूनिट बनाओगे तब भी 1 लाख है, 500 यूनिट बनाओगे तब भी 1 लाख है। तो हम एक यूनिट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड कितना ऐड करें? क्या जितने यूनिट बनाते हैं उसको डिवाइड करके पर यूनिट निकालें, या कोई और तरीका है? वो कोई और तरीका है। वो क्या है? वो कहता है आप सोचो कि आप नॉर्मल कितने बनाते हो, नॉर्मल कितने, नॉर्मल एक्टिविटी पे, नॉर्मल यूनिट पे डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, एक यूनिट की कॉस्ट। फिर जितने बनाओ उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो सारा काम क्या है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो किस तरह से एलोकेट करने, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं? एक लफ्ज आप पढ़ोगे नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मल। मैं चाहता हूं कि नॉर्मल कैपेसिटी की ना अंग्रेजी आप पढ़ के मुझे बताओ, मुझे भी पता चले कि आपको अंग्रेजी पढ़नी आती है या नहीं। आओ जरा, पहले हम नॉर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं और इसको बहुत बड़ा कर देता हूं जी। ये है कोई पौनी 2 लाइनें हैं, ये मुझे पढ़ के ना समझाएं। नॉर्मल कैपेसिटी की डेफिनेशन ये पेपर में आई भी हुई है, फिर मैं बताता। नॉर्मल, ये पढ़े, नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन expected to be achieved on average over a number of period या season under the normal circumstances, taking into account the loss of capacity resulting from planned maintenance। ये इसको समझाना है आपने उर्दू में, ये क्या लिखा हुआ है पहले आप पढ़ लें। सबसे पहले मैंने उससे पूछना है जिसको शदीद नींद आ रही है, अब वो देख लो कौन है वो। जी पढ़ लिया? आज रख बताओ क्या लिखा हो। फिर किसी स्पेसिफिक टाइम में नॉर्मल कंडीशंस में जितनी नॉर्मली हमारे पास प्रोडक्शन हो उसको कहते हैं। ये जो एंड पे लिखा हुआ है ना, टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि हम अपने प्लांट से, अपनी मशीन से नॉर्मली कितने यूनिट बना सकते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस। इसका क्या मतलब है इरशाद? प्लान इरशाद हम बता। प्रोडक्शन कैपेसिटी नॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसको थोड़ा सा मजीद इलैबोरेट करें। जब आपने सीजन की कोई एग्जांपल दी थी शायद, तो अगर हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि उस सीजन में नहीं बन सकता, उस सीजन की बहुत एक्सट्रीम है कुछ चीज, तो उस सीजन में हमारी क्या कैपेसिटी है?
क्योंकि नॉर्मली हम वो चीज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उस सीजन के लिए हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, अच्छा मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछते हैं, जब आप घर से यहाँ पर आते हैं आपको कितना टाइम लगता है एवरेज? 50 मिनट्स, राइट? अब आपने कहा दैट इज योर नॉर्मल टाइम। अब मैंने कहा कि अच्छा दरमियान में इशारे भी लिखते हैं, ट्रैफिक का मसला भी हो सकता है और भी मसला हो सकता है, तो आपने क्या कहना, ये सारी चीजें कंसीडर करके बताया है। टेकिंग इनटू अकाउंट द कैपेसिटी ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस, मतलब जब आपने कोई मशीन इस्तेमाल करनी है ना, तो उसके दौरान आपकी मशीन खराब भी हो सकती है, वो दोबारा आप उसको रिपेयर पे भी लेकर जा सकते हो। वो रूटीन में एक तो होता है ना एबनॉर्मल, जैसे एबनॉर्मल आप लोग आ रहे थे दरमियान में स्ट्राइक आएगी, वो नॉर्मल नहीं था। सिग्नल, थोड़ी बहुत ट्रैफिक होना, ये नॉर्मल था। दरमियान में एक स्कूल आता है, उसकी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, ये नॉर्मल था। लेकिन एक स्ट्राइक हो गई, रास्ता बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, दैट इज नॉट अ नॉर्मल। तो कहता है जी नॉर्मल कैपेसिटी जो आपने बताई है ना कि जी हमारे जी 5 लाख यूनिट बन जाएंगे, मैंने कहा अच्छा एक महीना खराब हो गया तो कहता है इसको भी मैंने कंसीडर करके बताया है कि जो नॉर्मल रूटीन में हम रिपेयर करवाते हैं या रूटीन में छोटा मोटा जो अप डाउन आता है ना, उसको कंसीडर करके बताया 5 लाख, ये होती है नॉर्मल कैपेसिटी। हाँ अगर हम कहें नहीं जी सारा साल चलेगी मशीन, ना उसने खराब होना है, ना उसने रुकना है, ना बिजली जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, दैट इज नॉट अ नॉर्मल, वो तो फुल कैपेसिटी होती है। तो नॉर्मल कैपेसिटी किसे कहते हैं? एवरेज जो हम नॉर्मली चीजें बनाते हैं, टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल लॉसेज, ये नॉर्मल लॉसेज ही होते हैं ना, नॉर्मल रिपेयर वगैरह। तो आप इसको पढ़े, नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एंड एवरेज ओवर नंबर ऑफ पीरियड, मतलब जो आपको लगता है ना घर से निकलने से पहले जी हमने 50 मिनट में पहुंचना है, ये है नॉर्मल टाइम। और आपको ये भी पता है कि अगर इशारा ना लगा या ट्रैफिक ना मिली तो हो सकता है आप 40 मिनट में भी पहुंच जाओ, लेकिन आपने वो 10 मिनट दिमाग में पहले कंसीडर कर लिए हैं। वो कहते हैं एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एंड ऑन एवरेज ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड, 1 साल 2 साल 15 महीने जितने भी, या सीजन, अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द लॉस ऑफ कैपेसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्लान्ड मेंटेनेंस। अब ये बात हमें लगी कि नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या है। अब इस नॉर्मल कैपेसिटी को हमने पढ़ा क्यों, अब देखें, कहते हैं कि जब आपके पास लेबर की कॉस्ट आई है ना, लेबर की कॉस्ट, सपोज दैट आपने कहा जी 6 लाख रुपया हमने लेबर को दिया है, हमने कहा ठीक है बताओ इस 6 लाख से कितने यूनिट बन गए, हमने कहा जी 6 लाख दिया है, 6 लाख यूनिट ही बनाए, इसका मतलब है हर यूनिट के ऊपर 1 रुपया है। फिर कहता है जी वेरिएबल ओवरहेड हमारे 12 लाख लगे, हम इसको डिवाइड किस पे कर देंगे, 6 लाख, तो कितना आ गया 2। वो जो फिक्स्ड होते हैं ना, वो फिक्स्ड डिवाइड नहीं होते कि 6 लाख बने, वो कहते हैं नॉर्मल कितने बनते हैं। वो सपोज दैट हमारा 1 लाख लगता है, वो कहता है ठीक है 6 लाख तो इस दफा बने हैं ना, नॉर्मल कितने बने, 4 लाख बने, 5 लाख बने, 2 लाख बने, 8 लाख बने। हमने कहा जी 6 लाख तो हमने एक्चुअल अब बनाए हैं, लेकिन नॉर्मली कितने बनते थे, 8 लाख, तो फिर किस पे डिवाइड करेंगे इसको, 8 लाख को। तो जब भी आप पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने लगो, लेबर को भी एक्चुअल पे डिवाइड करते हैं और ओवरहेड को भी, वेरिएबल ओवरहेड को भी एक्चुअल पे डिवाइड करते हैं, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड को किस पे करते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी पे। लेकिन मजे की बात है, जैसे नॉर्मल कैपेसिटी 8 लाख है और आपने कितने बनाए, 6 लाख। नॉर्मल कैपेसिटी 8 लाख है, आपने बना लिए 9 लाख। कहते हैं अगर एक्चुअल कैपेसिटी बढ़ जाए ना तो फिर उस पर डिवाइड करना, वरना एवरेज या नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड करना। अब ये बातें देखना, अब आपको शायद मैं पढ़ाऊं तो समझ लगे, और असल में अभी आपको पता नहीं ना, अगर एक दफा पहले पढ़ लिया होता ना तो फिर बंदे को ज्यादा अच्छी समझ लगती है। चले ये देखें, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कहता है डायरेक्ट लेबर को और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस को किस पे डिवाइड करना है, एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। वेरिएबल ओवरहेड को किस पे करना है, लेकिन फिक्स को किस पे करना है, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। आगे फिर ब्रैकेट में भी लिखता है एक्चुअल प्रोडक्शन इज यूज्ड इफ एक्सीड फ्रॉम, फिक्स्ड ओवरहेड को किस पे डिवाइड करना है, नॉर्मल पे, बाकी सबको किस पे डिवाइड करना है, एक्चुअल पे। लेकिन अगर नॉर्मल कैपेसिटी कम हो जाए और एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा हो जाए, वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है,
जितनी नॉर्मल होती है ना उससे कम ही अचीव होती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा अचीव हो जाए तो फिर किस पे डिवाइड करेंगे, एक्चुअल पे। ओके की बात। अब ये तो बस पढ़ना ही है आपने। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड क्या होता है, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट लेबर, a systematic allocation of fixed and variable production overhead that are incurred in converting the material into finished goods। ये उसने कन्वर्जन कॉस्ट की डेफिनेशन लिखी है, आपके पेपर में भी वो ये डेफिनेशन लिख देगा और आपको कहेगा which statement is true। और इसके अंदर मटेरियल नहीं आता, याद रखिए, इसके अंदर लेबर आता है और इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल। फिर उसने फिक्स के बारे में बताया कि फिक्स प्रोडक्शन आर दोज इनडायरेक्ट ऑफ रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम। उसने आगे एग्जांपल दी, डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का मेंटेनेंस है, या उसका रेंट वगैरह, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की जो सैलरी नहीं देते हैं, मुझे यूनिट कम हो या ज्यादा हो। एक तो होती है ना लेबर को सैलरी देना, पैसे वो वेजेस होती है, एक होता है सुपरवाइजर या किसी और बंदे को उसको सैलरी दी जाती है। जैसे बाहर गार्ड खड़ा है, अंदर यूनिट कम बने या ज्यादा बने, गार्ड को तो पूरे पैसे देने, ऐसा तो नहीं हो सकता इस दफा काम नहीं होता खत्म। वेरिएबल क्या होता है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और वो प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं, जैसे कि मटेरियल है और इनडायरेक्ट मटेरियल, वो तो बाद में। कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड हम पहले पढ़ चुके हैं। लो जनाब, हमारा ये तकरीबन मेरे ख्याल से तो, मेरे लिहाज से तो कंप्लीट हो गया इन्वेंट्री का चैप्टर, और आपके लिहाज से अब मुझे नहीं पता कि इसमें कोई इशू है। तो आपने करना क्या है, एक दफा सारी एग्जांपल्स करनी है, और कंप्रीहेंसिव एग्जांपल इसकी चाहे ना करना, जरूरत नहीं है कंप्रीहेंसिव की, बेसिक एग्जांपल सारी करना, ठीक है। और उसके बाद जिसकी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल करने की जरूरत होगी ना मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब इसके हम सवाल करते हैं। सेल्फ टेस्ट के आपने किए सारे हो गए, सारे नहीं हुए, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा क्यों हुआ। चले फिर नमाज के बाद कैसे स्टार्ट करते हैं, आप नमाज पढ़ लें और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा वो ये तो